So, hello, welcome to the next video of this disaster management. इन प्रीवियस क्लास हम बात कर रहे थे फ्लड्स के बारे में। फ्लड्स को हमने काफी डिटेल्स में समझा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं फ्लड होने के, राइट। नेचुरल कॉजेस क्या हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, मैन मेड कॉजेस क्या हो सकते हैं, और बाढ़ का खतरा कितना है भारत में, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन फ्लड मैनेजमेंट क्या कहता है, ठीक है। हमने कुछ कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए थे, स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए थे। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए थे और यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए थे। फ्लड प्लेन, फ्लड प्रूफिंग, फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग इन इंडिया। सो सो हमने फ्लड के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम एक फ्लड से जुड़ा एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के सिनेरियो में, आजकल के समय में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नेचुरल हजार्ड ही है, अर्बन फ्लड, राइट। अर्बन मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि अर्बन फ्लड का मतलब कि शहर में बाढ़, है ना। जो अर्बन एरिया है वहां पर बाढ़। तो क्यों होता है ये, कुछ कुछ इसके कारण जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारी जगह जो है, गुड़गांव वगैरह में आप जाओगे तो वहां पे एक टनल था, मे बी बेसवे था, सबवे था, सॉरी। वहां पे पानी भराव के कारण, है ना, इतना ज्यादा पानी का हाइट बढ़ गया, जो भी था डेप्थ बढ़ गया। उसके कारण एक गाड़ी, एक महिला गाड़ी चलाते हुए आई और उसी में जाके उसी में बेचारी डूब के मर गई। सो अर्बन फ्लड इतना घातक हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मेरा ऑफिस गुड़गांव में था, तो जब शुरू शुरू चीजें आई थी और मानसून का सीजन आया था, तो वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी बिकॉज ऑफ द जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया। एंड उसके बाद जो है उसको क्लेरिफाई करवाया गया, तब जाके आवागमन आसान हुआ। तो अर्बन फ्लड आजकल का अहम मुद्दा है और इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिना किसी बातचीत के लेट्स राइट इट डाउन दी, इसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग लिख देते हैं कि देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बन फ्लड disasters in India over the past several years, राइट। अर्बन फ्लडिंग केवल एक फ्लड नहीं है। अर्बन फ्लडिंग इज नॉट जस्ट फ्लडिंग that happens in an urban area, ठीक है। It is caused by excessive runoff in urban areas due to overburden drainage, है ना। ड्रेनेज जो है ज्यादा आ गया, या फिर ड्रेनेज इतना छोटा हो गया कि वहां पे जो है चीजें नहीं निकल पा रही हैं, चीजें, है ना। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन आए दिन, जो प्राइम मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पे ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें एक टर्म है रन ऑफ, राइट। देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बन फ्लड डिजास्टर्स इन इंडिया with over the past several years. Urban flooding is not that happens in an urban area. It is caused by the excessive runoff in urban areas. Runoff का मतलब, जैसे कि सपोज ये आपका कोई एक एरिया है, ठीक है, एंड इट हैज सम काइंड ऑफ ओपन है, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, ठीक है।
सिविल वाले तो समझ में आता है, लेकिन जो मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, उनको नहीं समझ में आता है। एंड सपोज कि ऊपर से बारिश गिर रही है, तो ये कितने डेप्थ से बढ़ेगा अगर यहाँ पे कोई जो है आपका निकासी ना हो। अगर इस ये बंद बक्सा है, तो इसकी डेप्थ क्या होगी, अ, कि जो है डेप्थ क्या होगी कि मतलब जो पानी का भराव है उसका डेप्थ क्या होगा, वही रन ऑफ होता है, प्रोवाइडेड देर इज नो सोर्स ऑफ एनी एग्जिट। ठीक है, तो इसको रन ऑफ कहते हैं। मतलब वहां पे इतना ज्यादा एक्सेसिव पानी का भराव हो गया इन अर्बन एरियाज ड्यू टू ओवरबर्डन ड्रेनेज एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन। सो ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है शहर में। आजकल तो शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में अर्बन फ्लड आर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं कि ये जो नदी वाली जो बाढ़ होती है, या फिर जो रिवरीन फ्लड्स होते हैं, है ना, जिसके नेचुरल जो फ्लड होते हैं, जैसे कि नदी में भराव पानी हो गया तो इधर उधर आता है, जैसे कि वो प्रीवियस फ्लड्स टॉपिक हमने डिस्कस किया। ये अर्बन फ्लड उससे कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाउ अर्बन फ्लडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिवरीन flooding. So let's write it down in this. अर्बन फ्लडिंग, देखिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट है बहुत आसान। ठीक है, और आपको बस धीरे धीरे समझते चलना है और लिखते चलना है। अगर आप इसमें मेरा नोट्स आप अगर पढ़ के जाएंगे, एंड 100% आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख के आएंगे। अर्बन फ्लडिंग इज सिग्निफिकेंटली significantly different from rural flooding. Okay, as urbanization leads to developed catchments. I will explain you this topic. Developed catchments, which increases the flood peaks from 1.8 to 8 times, and flood volumes up to 6 times. Got it? सो अभी हम लोग इसे लिखते हैं कि, और इसमें जो फ्लडिंग जो होती है बहुत क्विकली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहने का, अरे यार, कहने का पानी है, नदी तो काफी चौड़ी है, वो तो ठीक है, कम समय में निकल जाएगी, लगभग आप कह लीजिए कि 15 दिन में, ऐसा करने से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जो है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे तो तुरंत एकदम अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। सो आई विल एक्सप्लेन आपको, ये काफी जान के अभी इंटरेस्टिंग, बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। ये डेवलप्ड कैचमेंट्स का कहने का मतलब क्या है? अर्बन फ्लडिंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग एज अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलप्ड कैचमेंट्स। नाउ सपोज हम प्रयागराज की बात करेंगे। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि जो, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, तो मैं वहां से आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या समस्या होती है, कि वहां पे लोकल जो एरिया है वहां पे फ्लडिंग हो जाती है। अब सपोज कि समझिए कि ये आपका, देखिए दूर से तो आपको लगेगा कि नदी केवल ये आप सड़क है और ये नदी है, ठीक है, ये गंगा रिवर है। लेकिन जब इसका ब्रॉडर टर्म आप, ब्रॉडर टर्म ये आपके रोड हो गई, ठीक है, ये आपका लेकिन जब ब्रॉडर टर्म में डिस्कस करेंगे, जब ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन इसका देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि जो भी चीज था यहाँ पे, ये पूरा ही नदी का पार्ट है। ये पूरा ही कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया कहने का मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए कि सपोज कि अगर यहाँ पे बारिश होती है ना, इस पॉइंट पे बारिश होती है, तो वो बारिश किधर जाएगी? इधर ही तो जाएगी।
अगर इस पॉइंट पे बारिश होती है तो इधर जाएगी, इस पॉइंट पे बारिश होती है तो इधर जाएगी। ठीक है। तो उसी तरीके से जब बारिश का पानी यहाँ गिरेगा तो ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ये धीरे धीरे यहाँ जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे यहाँ पर जाएगा। हाउएवर यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है तो पानी समा लेता है, और यहाँ पे सड़क बनी हुई है। कल को अगर पानी बारिश इतना हो गया कि, है ना, लोग डेवलप करते चले गए, यहाँ पे घर बनाते चले गए तमाम, है ना, यहाँ पे घर बनाते चले गए, तो ये तो बोलेंगे कि पानी का लेवल बढ़ गया। नहीं, ये लोग तो घर तो कैचमेंट एरिया में ही बनाए हैं। ठीक है, ये लोग तो कैचमेंट एरिया में ही घर बनाएंगे। कल को नदी की कोई गलती नहीं है इसमें। ये लोग घर अपना कैचमेंट एरिया में ही बनाए हैं। ये लोग अपना एरिया घर जो है यहीं पे बनाए हैं, इसी इसी पे बनाए हैं। ठीक है। तो कल को जब नदी का पानी बहेगा तो बाढ़ का पानी तो इनके यहाँ भी घुसेगा। ठीक है। तो ये सारी समस्या होती है, जब इसी को कहते हैं डेवलप्ड कैचमेंट्स में। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कैचमेंट्स हो गया, यहाँ पे जो कैचमेंट पहले नेचुरल था उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया उसमें, है ना, ये सारी चीजें मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको उसके बारे में बताया था, ओमेक्स और अनंदा वाला जो केस है। ठीक है। तो ये सारी केसेस है विच इंक्रीजेस फ्लड अप टू, है ना, विच इंक्रीजेस फ्लड्स अप टू, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेवलप्ड कैचमेंट्स है और ड्रेनेज समस्या है। यहाँ पे फ्लड पीक्स फ्रॉम 1.8 टू 8 टाइम्स एंड फ्लड वॉल्यूम्स अप टू 6 टाइम्स। देखिए कितना ये खतरनाक है, बहुत स्पीडली जो है यहाँ पे ना बाढ़ का पानी बहता है अर्बन फ्लड में। दूसरा, एज अर्बन एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, पीपल आर मोर vulnerable to flooding and secondary effect of exposure to infection। क्या है? अर्बन एरिया जो है ना, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, नो डाउट, है ना। पीपल आर मोर वल्नरेबल टू फ्लडिंग। आप मुखर्जी नगर केस देख लीजिए कि यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और इन्फेक्शन का भी काफी काफी खतरा होता है यहाँ पर। ठीक है। अभी देखा आपने कि मुखर्जी नगर में एक लड़का जो है, चीजें, मतलब वहां पे भाई पानी का निकासी ना होने की वजह से वो इधर उधर से जा रहा था, एंड रिसेंटली पता चला कि वो लड़का जो है यूपीएससी का मेंस दे रहा था पहली बार। ठीक है, आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट, एंड ही डाइड ऑफ करंट। आपने देखा होगा वीडियो। सो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन्फेक्शन है, ये सब है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, तो ये सब समस्या हो जाती है ना। ये सब शहर की मेजर समस्या है। ठीक है, और इंडिया में तो ये सब, इंडिया में सब कुछ काफी लीनियंसी से चलता है, तो इसको हम लोग एड्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। अर्बन एरियाज बीइंग सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक activities have key infrastructure that has a bearing। आप प्रयागराज की आप बात कर लीजिए, अभी प्रयागराज के जो महाकुंभ मेला लगने वाला है, ठीक है, उसमें जो है 40 करोड़ की आबादी का के लोग आने वाले हैं। आप देखिए कि वहां पे जो ड्रेनेज है कितना, वो हर समय प्रयागराज के सड़क में आप जाओगे तो हर समय वहां पे खुदाई ही चलती रहती है पाइप को लेकर। आज इतना कम डाला, कल वो क्रॉस सेक्शन बड़ा किया, और फिर और बड़ा किया, फिर और थोड़ा सा अंदर चीजें स्ट्रांग किया। तो ये सारी चीजें रही। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि हमने डिस्कस किया कि अर्बन फ्लड्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्बन फ्लड्स को हमने काफी क्लोजली से समझा कि कितना खतरनाक हो सकता है अर्बन फ्लडिंग। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं।
कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग, दो कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है। एक हो गया हमारे पास, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, पहला हो सकता है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, बारिश, है ना, नेचुरल यहाँ पे नहीं कहेंगे इसको, मेट्रोलॉजिकली कह लीजिए, हाउ एवर इट्स काइंड ऑफ नेचुरल ओनली, बट वी विल बी मोर स्पेसिफिक, हम मेट्रोलॉजिकल फ्लडिंग कहेंगे यहाँ पे। मीटियोरोलॉजिकल फ्लडिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ देखिए, इसमें क्या क्या होगा मेट्रोलॉजिकल में, रेनफॉल आ गया आपका, राइट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ गए, आते हैं ना, साइक्लोनिक तूफान आ गया, अब जैसे कि उड़ीसा में मान लीजिए तूफान आया, उड़ीसा में मान लीजिए साइक्लोन आया, आएगा तो ये रांची कोलकाता वगैरह सब जगह तो थोड़ा बहुत इफेक्ट करता ही है ना, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हो गया, स्मॉल स्केल स्टॉर्म्स हो गए, स्मॉल स्केल स्टॉर्म्स हो गए, स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल इज आल्सो वन ऑफ दोज रीजंस, है ना, एंड स्नो मेल्ट हो गया, ठीक है, आर सम ऑफ द मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें जो है एक और चीज, कुछ मानसून की हम बात करेंगे, ये आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट आएगा कि कुछ आप ऐसे ही नाम लिख लो कि ये सारे मानसून के कुछ कारण हो सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से भी बहुत फ्लडिंग होती है, चेन्नई वगैरह में जो भी हुआ था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, भाई बारिश ज्यादा होगी तो शहर में बाढ़ तो होगी ना, तो कैसे हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, दीज आर वन ऑफ द कॉजेस फॉर द अर्बन फ्लडिंग, है ना, डिप्रेशंस, एंड साइक्लोन्स। अब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछे कि अर्बन फ्लडिंग या फ्लडिंग में क्या मानसून का रोल है, बिल्कुल है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एवरी काइंड ऑफ ईस्ट वेस्ट जो भी है वो आपके इसमें है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अगेन अ काइंड ऑफ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वी आर नॉट इन बायोलॉजी ज्योग्राफी क्लास, सो विल नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल, ठीक है। आपको समझना है तो आप इसको जाके गूगल करिए। थंडरस्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड क्लाउड बस्ट आपने कभी सुना है, बादल का फटना, क्लाउड बस्ट, बादल ही फट गया तो इतने तेज बारिश हो रही है, तो दीज आर वन ऑफ सम ऑफ द रीजंस, है ना, सम ऑफ द रीजंस फॉर मेट्रोलॉजिकल फ्लडिंग, है ना, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी, meteorological factors, right? So coming to the next topic, factors, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, लैंड यूज चेंजेस, लैंड यूज चेंजेस, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप जो भी है, अगर आप पहले आप उसका खेत, पहले उसको आप खेत की तरह यूज करते थे, अब वहां पे आप अपार्टमेंट बना ली, अब अपार्टमेंट में पूरा कंक्रीट फैला दिया आपने, ठीक है, अब वो पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ, सड़क पे ही आएगा, और ऐसे सारी चीजें जमावड़, है ना, ऐसे होगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ द फ्लड प्लेन्स कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लोज ड्यू टू अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने लोग सहमत हैं, क्या आप सहमत हैं मेरे इस पॉइंट से, बिल्कुल सहमत होंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, है ना, आप यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, फ्लैट्स वगैरह बना दीजिए, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स लोकेटेड अपस्ट्रीम,
राइट, ये बहुत जगह ये समस्या सुनने को मिलती है, सडन रिलीज ऑफ वाटर और फ्रॉम डैम्स लोकेटेड अपस्ट्रीम। बहुत बहुत ये कॉमन समस्या है जो कि आती है। ठीक है। एक और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। क्या होता है ये, इसके बारे में हम पहले कुछ आपको राइट डाउन करवाते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट there is a significantly higher rainfall recorded over many urban areas over the years, right? Due to urban heat island effect, the temperature over urban areas is higher than surrounding areas। ठीक है। Whenever the rain bearing cloud pass over these areas, the hot air pushes the clouds up, resulting in highly localized rainfall। सो क्या है ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट? क्या देखा गया है कि हाइयर रेनफॉल मेनी अर्बन एरियाज, है ना, ज्यादातर कभी कभी हाइयर रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर द मेनी अर्बन ओवर द ईयर्स। ड्यू टू द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, द टेम्परेचर ओवर अर्बन एरियाज हाइयर देन सराउंडिंग एरियाज। क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कि ये दिल्ली शहर है। ठीक है। तो दिल्ली शहर का तापमान ज्यादा है, और इसके जो आसपास जो फेरीफरी है, ठीक है, फेरीफरी वाला एरिया है, वहां पे तापमान कम है। राइट, वहां पे तापमान कम है। ठीक है। तो जब भी बारिश से भरे बादल, है ना, उससे पास करते हैं, हॉट एयर पुशेस द क्लाउड्स अप एंड रिजल्टिंग इन द, मतलब कन्वेक्शन हो जाता है वहां पे, और वहां पे बारिश हो जाती है। ठीक है। केवल आपको केवल ये बात है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक बहुत बड़ा कारण है आपका अर्बन फ्लडिंग कॉज करने में। केवल इतना, ये जो थ्योरी है मैंने ऐसे लिखवाई है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, है ना, कभी ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये समझना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। बिल्कुल सहमत होंगे आप इस चीज से। नाली है, ड्रेन है, वहां पे जो है सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तमाम रैपर्स है ना, जो भी है,
वेस्ट है वो सब पड़े हुए हैं और इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं है, म्युनिसिपल साफ नहीं कर रहा उसको टाइमली, तो ऐसे करके जो है दिक्कत हो जा रही है ना। अगर नहीं होगा तो इसका भी हम जीते जाते हैं एक उदाहरण देखेंगे आप सबके सामने कि इसका कितना बड़ा डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है चीजों में, है ना। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे होता है। इसीलिए बारिश से पहले सरकार क्या करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है कि जो है इनको साफ करवाती है, ठीक है। उसके बाद इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस गैदरिंग्स, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गैदरिंग्स, ठीक है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गैदरिंग, भीड़ आ रही है, कोई वही नहीं है, कहाँ उनको रैपर फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है, और उसके बाद कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में एक है ही बवाल की, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, तो ये सारी चीजें, तो आपको जो है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी कि एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। और उसके बाद अर्बन फ्लड रिस्क इन इंडिया की हम बात करते हैं अब, कि अर्बन फ्लड रिस्क्स इन इंडिया, राइट, उसकी बात करते हैं। तो आपको मैं कुछ अभी एक बात बताता हूँ कि चेन्नई, दिसंबर 2015, कश्मीर फ्लड 2014, सूरत फ्लड्स 2006, मुंबई फ्लड्स 2005 एंड 2017, ये अर्बन फ्लड के कुछ भयानक केसेस हुए। चेन्नई फ्लड में क्या हुआ कि बारिश, चेन्नई जैसे इलाके में फ्लड कैसे आ सकता है, लेकिन आया। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि अभी मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, एक रीजन बताया। तो चेन्नई में क्या हुआ कि बारिश मानसून बहुत ज्यादा हो गई, ये जो ऊपर आपको मैंने बताया ये सारी मानसून ज्यादा हो गई, और उसके कारण जो है ड्रेनेज, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट हुआ है ना, और ड्रेनेज वहां का साफ नहीं करवाया गया। एंड इसके कारण जो है चेन्नई में बाढ़ ही बाढ़ हुई थी, पूरा एकदम एयरपोर्ट वगैरह सब फ्लड आउट हो गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बन फ्लड के केसेस से। तो हम देखेंगे अब एक एक करके कि एनडीएमए गाइडलाइंस क्या कहती है अर्बन फ्लड को कहकर, ठीक है। सबका एक पैटर्न है, हम पहले नेचुरल हैजार्ड के बारे में उसको जानते हैं कि वो क्या है, उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बाद भारत में उसका रिस्क कितना है, और उसके बाद एनडीएमए गाइडलाइन क्या कहते हैं, ऐसे ही हर एक नेचुरल हैजार्ड को कवर करते चल रहे हैं। सो एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन अर्बन फ्लड, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं अर्बन फ्लड को। तो एनडीए गाइडलाइंस क्या कहती है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत जरूरी है, कि बारिश इतने दिन में आने वाला है, इतने देर में आने वाला है, ये आपके पास रहता है, तो आप भाई पहले से ही प्लान करके रखो, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, राइट। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं कि नेशनल, इसी पॉइंट पे लिखना है, नेशनल हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल नेटवर्क एंड डॉपलर वेदर
रडार्स यहीं पे लिख लेना आप लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड बी इंटीग्रेटेड इन द अर्बन प्लानिंग, है ना, ये दोनों डिवाइस है, इसको आप लोग भूलना नहीं, ठीक है। और इसके बाद डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्बन ड्रेनेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग डिजाइन भी करते हैं और उनका ड्रेनेज मैनेजमेंट का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि आप प्रयागराज में देखते होंगे कि तमाम जगह पाइप वगैरह ये सब सारी चीजें लग रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या है। ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम, वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम, है ना। कैचमेंट ऑन द बेसिस एज अ बेसिस ऑफ डिजाइन, कैचमेंट को देखते हुए ये देखिए कैचमेंट कहाँ कहाँ है, कैचमेंट का क्या है प्रोफाइल, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है। उसको मत, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कैचमेंट क्या होता है, तो वो सारी चीजें कैचमेंट एज अ बेसिस ऑफ डिजाइन। तीसरा, डिजाइन फ्लो, हर एक का डिजाइन फ्लो होगा, कितना डिजाइन फ्लो होता है ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आज बारिश होती है 5 लीटर, ठीक है, 5 क्यूबिक फीट पानी होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम में हम लोग बात करें, लेट्स लीटर। आज बारिश हुई 5 लीटर। अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग 5 लीटर के लिए ही जो है डिजाइन करेंगे, हम लोग इसको डिजाइन करेंगे 10 लीटर के लिए, ताकि कल को ज्यादा बारिश भी हो तो ये जो है सेफ आउट कर जाए, तो वही डिजाइन फ्लो है कि उतना डिजाइन करके रखें। चौथा, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। और ड्रेन इनलेट की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ड्रेन कनेक्टिविटी कह लो आप, ठीक है। तो ये सारी जो समस्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि इसका, ये तो हुआ डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्बन ड्रेनेज, और इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होगी। हर एक हजार्ड का तो हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे भी। आप देखिए कि मैंने भी जो आपको गुड़गांव वाला केस बताया, आपको देखे होंगे मे बी यूट्यूब वगैरह में जो है कहीं भी, कि वहां पर महिला जो है डूब के मर गई सबवे में। क्यों ऐसा हुआ, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हमने नहीं किया, उनको लगा कि ये लोग पार हो जाएंगे। भाई, तुमको अगर एनालिसिस करना नहीं किए थे ना, इसीलिए उसको उसको सर्वे को बंद कर देते। तो उस लड़की वो ऑफिस ऑफिस में लेट ना होने के चलते उसने सर्वे लिया, उसको लगा कि वो पार कर जाएगी, और गाड़ी वो उसकी वहीं पे बंद हो गई और पूरा पानी वहां उसकी गाड़ी में भर गया और वो भी मर गई और खोल नहीं पाई उसका, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अर्बन फ्लडिंग सेल्स हम लोग बनाएंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है ना। अर्बन फ्लडिंग सेल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या है, इसका रेस्पॉन्स क्या कहता है, ठीक है। सैनिटेशन एक अलग एक दूसरी चीज है, साफ सफाई, सैनिटेशन, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें तो है ही, कैपेसिटी डेवलपमेंट, हर चीज में ये कॉमन है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। अवेयरनेस, अगर अवेयर होता कि वो जो लड़का था, क्या नाम है, जो जिसकी बेचारे की मृत्यु हो गई वहां पे मुखर्जी नगर में, गेट को जो उसने लोहे के गेट को सोचा कि लोहे के गेट को पकड़ के चले जाएंगे तो पानी में हमको डूबना नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर उसको पता होता है कि हमको बारिश के समय लोहे का जो है गेट नहीं छूना होता, तो वो आज आज वो कुछ भी होता ना तो उसकी जान बच जाती बेचारे की। अगर ये भी होता है, अवेयरनेस होता, कैपेसिटी डेवलपमेंट होता, मुखर्जी नगर में जो केस हुआ, इतना हैवॉक केस हुआ कि वहां पे जो बच्चे थे अंडरग्राउंड बेसमेंट में पढ़ रहे थे, तो अगर उनको पता होता कि ऐसी सारी चीजें होती तो वो अंडरग्राउंड में ना पढ़ते, ठीक है। और कोचिंग वालों की भी अवेयरनेस है जो भी है, तो कैपेसिटी डेवलपमेंट हमने ऐसे किया नहीं, है ना। आज आप दृष्टि आईएएस वगैरह जो भी देख रहे होंगे, काफी अच्छा कदम लिया उन्होंने कि वो लोगों ने नोएडा सेंटर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही करके चीजें इंप्रूव होगी ना। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ऑल। सो काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो इसी के साथ हमने अर्बन फ्लड का एक टॉपिक नेचुरल हजार्ड का खत्म कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेचुरल हजार्ड की तरफ, जिसका नाम है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की भी समस्या, सबको पता है लैंडस्लाइड क्या होता है, कहीं भी गए होंगे आप लोग हिमाचल प्रदेश हिली एरियाज की तरफ,
तो वहां पे आपको देखा गया होगा कि, और वीडियोस में भी देखे होंगे कि पहाड़ का पूरा टीला जो है गिर गया और गाड़ी नीचे बह गई। तो इसके बारे में ज्यादा आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सब पता है, बट मैं एक ऐसे बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि सब चीज के बारे में। तो लैंडस्लाइड के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि लैंडस्लाइड क्या है। तो अ लैंडस्लाइड is defined as the movement of a mass of rock, right? Of a rock, debris or earth down a slope, है ना? कोई दिक्कत इसमें? लैंडस्लाइड are a type of mass wasting, है ना? Which denotes any down slope movement of soil and rock under the direct influence of gravity। ठीक है, तो लैंडस्लाइड के बारे में आपको सबको पता होगा कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लैंडस्लाइड कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए, मतलब कितना रिस्की नेचुरल हजार्ड है। तो लैंडस्लाइड आर वन ऑफ द नेचुरल hazards that affect at least 15%। आप समझ में आ रहा है? 15% ऑफ लैंड ऑफ अवर कंट्री। अभी मैं, क्योंकि चीजें काफी लिमिटेड करना पड़ेगा यही सिलेबस के लिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको काफी ज्यादा आपको लग रहा होगा डिटेल में, बट ये डिटेल में नहीं है। आप जब एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो गए, अपने नोट्स को आप पीछे देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि नो, चीजें आर, थिंग्स आर क्वाइट इजी, ठीक है। एंड उसको बस मगअप करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो लैंडस्लाइड की हमने बात करी, और हिमालय को उसके बाद है ना, तो काफी ज्यादा ये लैंडस्लाइड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेस, कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड। भाई क्यों होता है लैंडस्लाइड? पहला तो आप लोगों को पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन, है ना, बारिश, हेवी रेन। हेवी रेन है ऑब्वियसली, बारिश होने से मिट्टी कमजोर होगी एंड वो स्खलन में चली जाएगी। डिफॉरेस्टेशन, भाई पेड़ पकड़ के नहीं रखेंगे और मिट्टी कमजोर हो जाएगी, है ना। उसके बाद अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स, ठीक है। अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्सप्लोजन ऑल्सो ट्रिगर, जिससे कि जो वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है तो काफी आवाज के साथ जो है फटता है, एक्सक्यूज मी। सो ये जो है होता है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ रोड्स बहुत बड़ा कारण है। आप लोग देख लेंगे कंपैक्शन हो रहा है, स्लोप का कंपैक्शन हो रहा है, हिल है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बन रहा है, और इसके जो नीचे सड़क है इसको कंपैक्ट किया जा रहा है। और कभी कभी कंपैक्ट करते करते इतना ज्यादा हो जाता है फोर्स की, उसको जो है लैंडस्लाइड हो जाती है, राइट। तो अभी आप लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले नहीं है, तो ये टेक्निकल टर्म है, तो वहां पे ऐसी जब होती है, ठीक है। उसके बाद
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, कि यहाँ पे किसानी करेगा, यहाँ पे नॉर्थ, ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस होता है, इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की वजह से आज यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, फिर कल पता चलेगा कि उसको छोड़कर, उस एरिया को छोड़कर, वहां के पेड़ वेड़ सब काट के वहां पे फार्मिंग करने लगे, फिर जब वो एरिया बंजर हो गई, फिर दूसरे एरिया में चले गए। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की वजह से भी काफी नुकसान होता है, लैंडस्लाइड काफी लैंडस्लाइड होता है ना। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ये सबको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, है ना, सब इसमें तो आपको सबको मेजरली पता ही होगा क्या क्या चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। ठीक है, तो उसके बाद मैं कुछ चीजें आप लोग को इसमें रिप्रेजेंट करवाना चाहूंगा, जैसे कि ये आपका स्लोप है, ये कोई स्लोप है, और यहाँ पे ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ये घर है, राइट, यहाँ पे आप घर बनाए ना, कभी अब लैंडस्लाइड होगी तो इसको क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट यहाँ पे कौन रिस्क पे है, तो ये रिस्क पे है। और चलिए यहाँ पे भी घर बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन रिस्क पे है, तो ये दोनों रिस्क पे हैं, तो एलिमेंट्स एट रिस्क, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब जब मिट्टी गिरेगी तो ये ऐसे यहाँ पे, ये ऐसे पूरा आ जाएगी, यहाँ भर जाएगी, और ये वाला घर इसके ऊपर, घर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पेड़ ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे ऐसे गिरेगा, तो इसको, ये वाला जो छोर है, इसको बोलते हैं क्या, हेड। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं क्या, स्लिप सरफेस। ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो आपको जोन दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लिप सरफेस। ठीक है, और इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टो। ठीक है, और ये जो मलबा गिरा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HEAVE। तो ये आपका टर्म है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत देश में लैंडस्लाइड का खतरा कितना है। काफी खतरा है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, खतरा तो काफी है, लेकिन इसको जो है, इसको देखते हुए, इसको मच्छी को मद्देनजर देखते हुए, ठीक है, तो इंडिया को जो है, भारत देश को जो है, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ वल्नेरेबिलिटी जोन्स। ठीक है, हर एक का जोन है भाई, हर जगह खतरा। अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, और एक आप रांची में भी आप पतरातू घाटी जाएंगे, तो वहां पे जो खतरा है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी मिट्टी होती है, उससे जो पहाड़ वगैरह जो टीले बने होते हैं, स्लोप बने होते हैं, वहां पे भुरभुरी मिट्टी होती है, तो वहां पे गिरने का चांस ज्यादा होता है। और रांची में क्या है, झारखंड वगैरह में क्या है, यहाँ पे सब चट्टान है, पत्थर है, तो उसको जब काटोगे भी तो वो ऐसे पूरी खड़े के खड़े रहते हैं, तो वहां ज्यादा दिक्कत कम है। तो ऐसे ही करके ये वल्नरेबिलिटी चीजें बनाई गई हैं। कौन कौन सी है, लेट्स डिस्कस कौन कौन से इसमें फेजेस हैं। तो इसमें लेट डिस्कस की इसमें है कि पहला, वेरी हाई वल्नरेबल जोन, वेरी हाई, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हाई, फिर उसके बाद तीसरा मॉडरेट टू लो, है ना, मॉडरेट कह लो, मॉडरेट टू लो। चौथा अदर एरियाज, राइट। तो इसमें वेरी हाई में क्या है, आप लोग ऊपर ऊपर समझ लीजिए, इतना ज्यादा आप लोग डिटेल में आएगा नहीं, बट आपको सुनना होगा कि हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, यंग माउंटेन्स है, इसको मैं पॉइंट्स आपको कुछ लिखवा लेता, हाईली अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ हाईली अनस्टेबल है ना, यंग माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स, ओके। और हाईली रेनफॉल रीजन, हाई रेनफॉल रीजन है इसमें,
हाईली रेनफॉल है, सारे फैक्टर्स जिससे हो सकता है ना। हाईली रेनफॉल है, फ्रीक्वेंट ग्राउंड शेकिंग है ना, अर्थक्वेक काफी ज्यादा है, अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट है ना, अर्थक्वेक काफी यहाँ पे ज्यादा है। और इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटीज, इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। ये वेरी हाई का केस है। हाई में क्या है, वेरी हाई, तो इसमें क्या है कि इसमें ये सारी चीजें कम है। जो ऊपर आपको मैं पॉइंट लिखवाया हूँ ये, है ना, ये जो ऊपर आपको पॉइंट लिखवाया हूँ इसमें ये सारी चीजें कम है। और मॉडरेट टू लो में क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे और भी कम है ना, और भी जैसे कि और भी है तो अदर एरियाज में तो वहां पे कम है। तो ऐसे करके बाइफरकेशन किया गया है कि लैंडस्लाइड रिस्क इन इंडिया, तो वैसे ही करके हम लोग किए गए हैं। अब हम लोग आते हैं कि इतना कर लीजिए बहुत है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए लैंडस्लाइड हजार्ड का खतरा को शमन करने के लिए मिटिगेशन, एनडीएमए गाइडलाइंस, लैंडस्लाइड हजार्ड मिटिगेशन एनडीएमए गाइडलाइंस क्या कहता है। हजार्ड जोन्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड, राइट। हम ऐसे वल्नरेबल चीज जैसे करेंगे भाई, जो ज्यादा वल्नरेबल है वो ज्यादा हजार्डिस जोन है ना, तो यहाँ पे हजार्ड जोन्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड। हजार्ड जोन्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। एरिया स्पेसिफिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां भुरभुरी मिट्टी है तो वहां पे आप क्या करोगे, आप वहां पे शॉर्ट क्रेटिंग करोगे, है ना, शॉर्ट क्रेटिंग एक टर्म है वहां पे, आप लोग देख लेना, शॉर्ट क्रेटिंग, शॉर्ट क्रेटिंग करोगे। कहीं कहीं आप गैबियन वॉल का इस्तेमाल करोगे, GABION, गैबियन वॉल का इस्तेमाल करोगे। तो एरिया जहां जहां जैसी जैसी मिट्टी रहेगी पहाड़ों की तो वैसा ही उसको मेजर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। हजार्ड मैपिंग करेंगे, कहाँ ज्यादा खतरा होता है कहाँ नहीं होता है, हजार्ड मैपिंग करेंगे। चौथा, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन, है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरा, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे, भारी मात्रा में पेड़ लगाएंगे, पेड़ से बढ़िया अल्टरनेटिव और कुछ है ही नहीं मिट्टी को बांधने के लिए, ठीक है। उसके बाद टेरेस फार्मिंग पे हम लोग जोर देंगे, कोशिश करेंगे कि पहाड़ों पे फार्मिंग ना करें, हम लोग टेरेस फार्मिंग करें। और है ना, और उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स, तरह तरह के रिटेनिंग वॉल, जैसे मैंने अभी ग्रेवियन वॉल की बात की, तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। और काफी ज्यादा कोडल प्रोविजन के साथ हम लोग काम करेंगे, जैसे कि कोड्स फॉर एक्सकेवेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ग्रेडिंग मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हाँ, आपको लैंडस्लाइड के लिए करना होगा। सो इस सेशन में हमने जाना कि लैंडस्लाइड के बारे में क्या है और अर्बन फ्लड के बारे में हमने जाना, ठीक है। आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स ऑफ ईच ऑफ द एवरी टॉपिक हियर, एंड ट्राई टू लर्न। मैं अभी MCQ के सेशंस लेके आऊंगा यूट्यूब पर, उसको फॉलो करना है। एंड काफी अच्छा कोर्स है, काफी अच्छा आप लाभान्वित हो रहे होंगे। मेरा जो नोट्स पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया में UPPSC AE से अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट का नोट्स कोई आपको ये इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। सो रिलाई ऑन मी, है ना, विश्वास करना होता है, कभी कभी विश्वास करके ही आप आए हैं। एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।